नमस्कार। हाँ। आज हम सीधे 1906 के ब्रिटिश भारत में उतर रहे हैं। हाँ, एक किताब के जरिए। बिल्कुल। मंजुल बजाज का उपन्यास है वंस अपॉन अ समर, और इसमें एक अंश है नॉर्मन इवांस नाम के एक अंग्रेज इंजीनियर का। जी। तो आज हम इसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि उस दौर में एक अंग्रेज की सोच, उसकी रोज की जिंदगी कैसी होती होगी। हाँ, बिल्कुल। ये अंश हमें नॉर्मन इवांस के नज़रिए से, जो जौनपुर में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर थे, उस वक्त की एक झलक देता है। और सबसे पहली दिलचस्प बात तो ये है कि नॉर्मन का दिन अलार्म क्लॉक से नहीं बल्कि अजान की आवाज से शुरू होता है। और उन्हें ये आवाज पसंद भी है। हाँ, ये उन्हें याद दिलाता है कि वो कहीं दूर हैं, अनोखी जगह पर। अपने डोमेन के रईस जैसा वो सोचते हैं। उनकी यॉर्कशायर की कोयला खनिक वाली पृष्ठभूमि से कितना अलग। सही कहा। और यही एक परत और खुलती है। ये पसंद सिर्फ ये नहीं कि कुछ अलग सुनने को मिल रहा है, शायद ये अपने अतीत से, वो जो साधारण जड़ें थी, उनसे एक तरह का अलगाव भी दिखाता है। और यहाँ जो नई पहचान मिली है, औपनिवेशिक पहचान, उसे अपनाने की इच्छा। हाँ, बिल्कुल। वो विदेशी चीजें अपनाना जो आपको ज्यादा सुकून दे, बजाय अपनी पुरानी जिंदगी की यादों के। और खासकर वो चीजें जो आपके नियंत्रण को चुनौती न दे। अच्छा, उनकी सुबह की रूटीन भी काफी सेट है। हाँ, तयशुदा है। दार्जिलिंग चाय, मक्खन टोस्ट, फिर गुमती किनारे घुड़सवारी, जो उस वक्त जरूरी माना जाता था अंग्रेजों के लिए। हाँ, कहते थे कि भाई ट्रॉपिकल माहौल में सेहत के लिए व्यायाम जरूरी है। फिर भारी नाश्ता होता है, दलिया, फल, अंडे, कभी कभी आलू पराठा और दही भी, जैसा लिखा है। हाँ, और नौकर चाकर तो हैं ही, गोविंद, अब्दुल। बिल्कुल। ये पूरी संरचना ही, आप देखिए, औपनिवेशिक जीवन का एक खाका खींचती है। कैसे? एक नियमबद्धता है, रोजमर्रा के कामों के लिए स्थानीय लोगों पर पूरी निर्भरता है, और शायद इंग्लैंड की आदतों को जारी रखकर अपनी पहचान, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश भी। और नॉर्मन जौनपुर शहर से भी काफी जुड़ाव महसूस करते हैं ना? हाँ, बहुत। वो पुराना मुगल कालीन पुल, शहर का इतिहास, फिर नवाब से उनकी दोस्ती, और खासकर वो शर्की वास्तुकला। हाँ, उसके तो वो बड़े प्रशंसक थे। उन्हें लगता है कि इंग्लैंड या भारत में कहीं और से ज्यादा जौनपुर ही उनका घर है। और उन्होंने वो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, लॉर्ड कर्जन वाला, हाँ, उसके लिए भी पैरवी की थी। देखिए, यहाँ सवाल ये उठता है कि इस जुड़ाव के पीछे असल में क्या है? क्या ये वाकई इतिहास और कला के लिए सच्ची प्रशंसा है, या कुछ और? या फिर अपने इस डोमेन में एक जानकार शासक के तौर पर अपनी धाक जमाने का, अपनी पहचान बनाने का हिस्सा? हो सकता है दोनों का मिश्रण हो। हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रशंसा जो है, ये एक सत्ता के ढांचे के भीतर ही मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा, अब उनके काम की बात करें तो पीडब्ल्यूडी इंजीनियर, प्रोजेक्ट देखना, 800 मजदूरों की टीम संभालना। हाँ, एक व्यस्त जीवन। वो इसे कठिन लेकिन संतुष्टिदायक मानते हैं, और सुविधाएं भी हैं, बड़ा बंगला वगैरह। जी, जो उनकी मामूली शुरुआत के बिल्कुल विपरीत है। हाँ, और वो मानते भी हैं कि पत्नी मार्था के प्रोत्साहन और उनके कॉन्टैक्ट्स का बड़ा हाथ था यहाँ तक पहुँचने में। और ये पहलू दिखाता है सामाजिक गतिशीलता का औपनिवेशिक व्यवस्था के अंदर। भारत ने नॉर्मन जैसे लोगों को वो मौके और जीवन स्तर दिया जो शायद इंग्लैंड में मुमकिन नहीं था। बिल्कुल। लेकिन साथ ही वो जो 800 मजदूरों के प्रबंधन वाली बात है, उसमें जो शक्ति संतुलन है, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये सिर्फ मौके की नहीं, अधिकार की भी कहानी है। सही कहा। फिर उनकी पत्नी मार्था और बेटी मैडलिन का जिक्र आता है। वो इंग्लैंड में है। हाँ, और मार्था काफी अलग है। पढ़ी लिखी, स्वतंत्र विचारों वाली टीचर है, और महिला मताधिकार आंदोलन से भी जुड़ी हैं। जी। नॉर्मन को उम्मीद है कि जब वो भारत आएंगी तो शायद यहीं की आरामदायक जिंदगी देखकर रुक जाएं। और यहाँ पर देखिए, औपनिवेशिक परिवारों के अंदर की जो दूरियां हैं, जो तनाव है, वो सामने आते हैं। पति पत्नी बिल्कुल अलग दुनिया में जी रहे हैं। नॉर्मन यहाँ औपनिवेशिक सत्ता और आराम में है, और मार्था वहाँ इंग्लैंड में सामाजिक और बौद्धिक रूप से सक्रिय है। बिल्कुल। उनके मूल्यों में, उनकी जीवन दृष्टि में एक संभावित टकराव की झलक मिलती है यहाँ। तो इस सब का निचोड़ क्या है? नॉर्मन इवांस की कहानी से हम क्या समझें? देखिए, कहानी दिखाती है कि कैसे एक अंग्रेज औपनिवेशिक भारत में अपनी एक पहचान गढ़ता है। इसमें स्थानीय संस्कृति के लिए प्रशंसा भी है, जैसे वास्तुकला के लिए। हाँ। और साथ ही औपनिवेशिक सत्ता और उससे मिलने वाले विशेषाधिकार का सुख भी है। ये एक साधारण शुरुआत से तरक्की की भी कहानी है, और रिश्तों की जटिलताओं की भी। बिल्कुल। और एक आखिरी बात जो सोचने पर मजबूर करती है। क्या? हमने नॉर्मन के व्यवस्थित जीवन और उसके नजरिए को देखा। सब कुछ कंट्रोल में लगता है। लेकिन जिस समीक्षा से ये अंश लिया गया है,
उसका शीर्षक कुछ और ही इशारा करता है। अच्छा, क्या है शीर्षक? शीर्षक है ऐतिहासिक रोमांस। 1906 में एक अंग्रेज महिला अपने घोड़े के सुंदर भारतीय साइज पर मोहित हो जाती है। ओहो। तो ये नॉर्मन की जानी पहचानी व्यवस्थित दुनिया के ठीक बाहर, शायद उसी के घर में पनप रही अनकही कहानियों या संभावित टकरावों की तरफ संकेत करता है। मतलब इस स्थापित व्यवस्था के पर्दे के पीछे और क्या-क्या चल रहा होगा जिसकी नॉर्मन को शायद भनक भी ना हो। ये वाकई सोचने वाली